बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाउ रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है कमरोश अशोक का मेहरबान तेरी नज़र। पुलिस ऑफिसर बेस्ड है। ये बहुत ही खूबसूरत नावल है, शॉर्ट नावल है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये आया था माहनामा रिदा में 2005 के रिदा के शुमारे में। ये आया था मार्च के। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहरबान तेरी नज़र। डीएसपी आगा कारिम हुसैन के कदमों की चाप ने वहां पर मौजूद तमाम स्टाफ को अलर्ट कर दिया था। जैसे जैसे कदम अपने रूम की जानिब बढ़ रहे थे, तमाम ही पुलिस ऑफिसर अपनी अपनी फॉर्म में आ चुके थे। आगा कारिम हुसैन अपने रूम में एंटर हुए, अपनी कैप और स्टिक टेबल पर रख दी और ईजी होकर चेयर पर बैठ चुके थे। उनके आने के 2 सेकंड बाद हवलदार रिफत जहां प्लेट में ठंडे पानी से भरा शीशे का ग्लास ले आया था और उनके सामने टेबल पर रख दिया, जिसे पीने के बाद अकारम हुसैन ने सामने रखी वो ब्लैक फाइल उठाई और खोलकर पढ़ने लगे, जिसका केस उन्हें सौंपा गया था। इस केस का कोई ऐनी शाहिद गवाह है? फाइल को देखने के बाद डीएसपी ने सामने खड़े हवलदार से पूछा था। यस सर, लेकिन वो खामोश हो गया। लेकिन लेकिन क्या सर? गवाह एक लड़की है, हवलदार ने मुअद्दब लहजे में कहा था। है तो गवाह, और चूंकि ये केस मेरे अंडर है तो मुझे ही इसकी तमाम इंक्वायरी खुद करना होगी। तुम जाओ, उस लड़की को बाहिफाजत यहाँ पुलिस स्टेशन लेकर आओ। उन्होंने हवलदार को हुक्म देने के बाद नजरें एक बार फिर खुली फाइल पर मरकूज कर ली। सर, वो लड़की गरीब है, हवलदार ने कुछ डरते डरते कहा। गरीब है तो कोई उसकी कोई अहमियत नहीं है, रोबदार लहजे में हवलदार को गड़गड़ाने पर मजबूर कर दिया। सर, बात ये नहीं, वो दरअसल सर गवाह होने ना होने के बराबर है। मतलब? हवलदार की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी बात समझाए। वो तो ये भी नहीं कह सकता था कि आप मेरे साथ खुद इस पसमानदा इलाके में चलिए और खुद अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लीजिए जो वो बयान नहीं कर सकता। आगा कारम हुसैन ने सामने खड़े उस हवलदार को बड़ी जांचती नज़रों से देखा था, जो शायद किसी बहुत ही गहरी सोच में गलता था। अच्छा, एक काम करो, तुम जीप तैयार करो, मैं वहाँ खुद जाऊँगा। शायद वो उसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ चुके थे। सर आप? हाँ मैं अब जल्दी जाओ, वैसे भी टाइम काफ़ी ज़ाया हो चुका है। उन्होंने ब्लैक फाइल बंद की और अपने चेहरे से उठ खड़े हुए थे। इस दौरान हवलदार भी वहाँ से निकल गया था। लड़की कहाँ है? राफेल भट्टी ने गुस्से में कहा। बास, आप बेफिक्र रहिए, वो लड़की अब इस काबिल नहीं रही कि कुछ बोल सके। सूट बूट में मलबूस शख्स से बड़े वसूख से कहा था। दिमाग खराब हो गया है ना मेरा जो बेफिक्र होकर बैठ जाऊँ? राफेल भट्टी इस शख्स को थोड़ा करीब चले आए थे। जानते हो, ये केस डीएसपी आगा कारम हुसैन के अंडर में आ गया है, जो आज ही कराची पहुंचा और जिसे कमिश्नर शरफ हयात ने बिलखसूस इस केस के लिए इस्लामाबाद से बुलवाया है। याद रखो, अगर ये बात भट्टी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को गोली मारकर जंगली वहशी कुत्तों के आगे डाल दूंगा। राफेल भट्टी ने उस शख्स का गिरबान जोर से पकड़ा था। अब उससे पहले कि वो डीएसपी उस लड़की तक पहुंचे, मुझे अभी हर हालत में वो लड़की चाहिए। जाओ, दफा हो जाओ। जब तक मुझे फिर अपनी शक्ल भी मत दिखाना। झटके से गिरबान छोड़ा था। जीप छोटी बड़ी गलियों से गुजरी थी। जगह जगह पानी का ढेर, बदबू और मैले कुचले बच्चे खेल रहे थे। कुछ औरतें भी अपने अपने घरों से निकलकर अपने घरों की चौखट पर धरना दिए डाले बैठी थी, जबकि कुछ पुलिस जीप को देखकर फौरन अंदर चली गई थी और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। आखिरकार काफी इंतजार के बाद जीप मतलूबा जगह पर रुक गई थी। कच्ची ईंटों का बना ये छोटा सा घर काफी बदनुमा लग रहा था। दरवाजा खुला था, लेकिन वहां पर किसी पर्दे की जगह बेरंग पुरानी चटाई लटक रही थी, जिससे अंदर के मकीनों की बेपर्दगी नहीं हो सकती थी। दरवाजे के बाहर 5-6 बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से कुछ तो उन्हें देखकर भाग गए थे अंदर घर में, और जो ना समझते छोटे थे वो हमंकों की तरह उससे देख रहे थे। डीएसपी आगा कारम हुसैन एक नज़र उन्हें देखने के बाद पीछे जीप में बैठी दोनों पुलिस लेडी को स्टिक का इशारा दिया था। वो दोनों इशारा मिलते ही अंदर घर में चली गई थी। सर, कोई फ़ायदा नहीं, वो दोनों पुलिस लेडी 5 मिनट में बाहर आ गई। वो आकर जीप में बैठे आगा कारमसन से बोली थी। क्यों, क्या हुआ? वो जीप से बाहर निकल आई। सर, वो लड़की इस पोजीशन में नहीं कि वो हमारे साथ चल सके। दोनों में से एक बोली। आखिर क्या मसला है? अपाहज है क्या वो? अगर ऐसा है तो आप लोग फ़ौरन दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त कीजिए, हम उसे हर हाल में ले कर जाएंगे। वो बहुत नरमी से बोली। सब ये बात नहीं है। दरअसल वो लड़की प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए लेकर आइए उसे। लेकिन सर, लेकिन ओके, मुझे ही जाना पड़ेगा, वो गुस्से से कहते वहाँ हटे, दरवाजे को स्टिक से ज़ोर से बजाया और अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे दोनों लेडीज़ पुलिस भी चली आई। हकीकत में वो उनके गुस्से से डर गई थी। सामने तख्त पर एक छोटे से कद की मोटी सी औरत बैठी थी, और वो बच्चे जो उन्हें देखकर डर के मारे अंदर भाग गए थे। उस वक्त वो सभी खड़े थे। कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ उसे, लेने आए हैं उसे। डीएसपी आगा कारम हुसैन ने बगैर किसी तमहीद के अपना मुद्दा बयान कर दिया था।
साहिब आखिर आप लोग क्यों पीछे पड़ गए हो मेरी धी के, जब मैं कह रही हूँ कि वो अब इस काबिल नहीं कि कुछ बोल सके। देखो साहिब, हम बहुत गरीब हैं और इज़्ज़तदार भी। हमारे घर की इज़्ज़त कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गरीब लोग। वो हाथ नचा नचा कर बोल रही थी। उसका अंदाज़ आगा अकारम हुसैन को बेहद नागवार गुजरा था। और अभी जो ये थानेदारनी साहिबा जी कह रही थी कि आप लोग मेरी धी से गवाही दिलवाओगे, तो साहिब जी तुम तो अपना काम करके चले जाओगे, लेकिन वो क्या है ना जी, जिसके लिए तुम ये गवाही दिलवा रहे हो वो लोग बड़े खतरनाक हैं। बाद में तो हमें ही मुसीबत उठानी पड़ेगी। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी बेटी को पुलिस कस्टडी में रखेंगे, वो बाहिफाजत रहेगी। इसलिए अब ज़्यादा बहस मत करो और उसे लेकर आओ। पर साहिब वो इस काबिल हो तो आए ना, कहाँ है वो? अब क्या आगा कारम हुसैन से बर्दाश्त ना हो सका तो वो खुद वहाँ से उस इकलौते कमरे की जानिब बढ़ गया। आखिर देखे तो खुद जाकर ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी जो चलने में इतने नखरे दिखा रही है। डीएसपी आगा कारम हुसैन ने उस कमरे में अपने कदम धरे। उस छोटे से कमरे का बगौर जायजा लेने लगा था। साइड दीवार से दो चारपाई रखी थी जिस पर फूलों वाली चादर बिछी थी। उसके पास दो चीन की पेटियां एक के ऊपर एक रखी हुई थी। बाईं साइड पर एक टूटी फूटी सी अलमारी थी जिसके दोनों दरवाजे गायब थे, मगर बहुत सीधा अलमारी को बड़ी खूबसूरती से कॉटन के नीले पर्दे से ढका गया था जो कि अंदर के हिस्से को छुपाने का काम कर रहा था। वहीं पर अलमारी के कोने में कोई था जिसका सिर्फ मैरून जॉर्जेट का आंचल लहराता नजर आया था। आगा कारम हुसैन समझ गया वो वही लड़की है। वो इस जगह चला आया। आखिर क्या समझ रखा है तुमने हम पुलिस वालों को? चलती क्यों नहीं हो तुम? वो गुस्से में उस लड़की पर जोर से चीखा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं जानती। डरी सहमी सी वो लड़की सिर्फ यही तकरार किए जा रही थी। वो हद खौफज़दा थी। खौफ उसकी आंखों से उसके चेहरे से टपक रहा था, जैसे अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो शायद वो मर ही जाए। आगा कारम हुसैन उसकी ये हालत देखकर दंग रह गया। वो लड़की छुपने की कोशिश कर रही थी। अगर उसके बस में होता तो वो खुद को उसके दीवार के अंदर कैद कर लेती जिससे वो तकरीबन चिपकी खड़ी थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब वो अपनी दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुपा गई। उसकी हिचकियों सिसकियों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। आगा कारम हुसैन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अपनी ज़िंदगी के इतने केसेस में ये उसका पहला केस है जिसे वो बड़ी आसानी से हल भी कर सकता था और हल कर भी नहीं पा रहा था। देखिए बीबी, मैं जानता हूँ आप सब जानती हैं। आपने खुद सब कुछ होते देखा वहाँ, इसलिए ये रोना छोड़िए और मेरे साथ चलिए। आखिर को बहुत देर सोचने के बाद आगा अकार हुसैन ने अपने नामकुल लहजे में कहा। नहीं, वो हिज़ियानी कैफियत में चीखी थी। मैं कुछ नहीं जानती। मामा मामा, वो अपनी मदद के लिए किसी को चीख चीख कर बुला रही थी। मामा मुझे बचाओ, मामा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। मामा, उस लड़की की खौफज़दा नज़रें दरवाजे पर टिकी थी और बस सिर्फ यही तकरार बार बार की जा रही थी। बस बहुत हो गया, बहुत कर चुकी हो तुम अपना ड्रामा। अब मेरे साथ सीधे सीधे चलो वरना घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। आगा कारम हुसैन को एक बार फिर गुस्सा आ गया था। वो उसे नरमी से बात कर रहा था, जिस नम को लहजे से पेश आ रहा था। आज तक उससे इस नरमी से कभी किसी गवाह किसी मुजरिम से मुखातिब होने की कोशिश तक नहीं की थी। उस लड़की की हालत को पेश नज़र रखते हुए उससे बड़े नम लहजे में कहा था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। मामा, वो लड़की आगा कारम हुसैन को नज़रअंदाज करते बड़ी फुर्ती से कमरे में दाखिल होते किसी बूढ़े लागर शख्स के सीने से लगी। मामा मामा, साहिब जी फिर आ गए। मामा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं कुछ नहीं जानती ना। वो फूट फूट कर रो दी। हाँ दी, तू कुछ नहीं जानती। चल आ यहाँ बैठ जा। मैं खुद साहिब जी से बोलता हूँ कि तू कुछ नहीं जानती। उस शख्स ने आराम आराम से लाकर चारपाई पर बिठा दिया। उस लड़की ने उस बूढ़े शख्स का हाथ अब भी थाम रखा था, जैसे वो कहीं भाग ना जाए, जबकि वो बूढ़ा शख्स उस लड़की के सर पर धीरे धीरे हाथ फिरा था। नजरें अपने सामने खड़े पुलिस इंस्पेक्टर पर गार्ड रखी थी। आगा कारम हुसैन को इन नज़रों में भी एक तरह का डर खौफ छलकता नजर आया, जिसके समझने से वो कासिद आखिरकार वो उस लड़की को चुप कराने में कामयाब हो ही गया था। अब उसका रुख डीएसपी कारम हुसैन की सिमत था। वो धीरे धीरे चलता उसके पास आ रुका। वो बड़ी बेबसी से अपने दोनों हाथ जोड़कर आगे कर दिए थे। साहब जी, हमें माफ़ कर दो, लेकिन इंतज़ाम ही इतनी जल्दी जल्दी करते मुझे थोड़ी देर हो गई जी। लेकिन आप बेफिक्र रहिए। मैं आपके जाने के फ़ौरन बाद अपने घर वालों को लेकर इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। उसका डरा डरा लहजा खौफ के मारे चेहरे पर पसीने और थर थर कांपता कमज़ोर जिस्म डीएसपी आगा कारम हुसैन ने उस बूढ़े शख्स की बेबसी को बहुत बारीक बेनी से जायज़ा लिया था। जब भी उसकी नज़र चारपाई पर सिमटी बैठी उस लड़की पर पड़ी जो अपना सर घुटनों में छुपाए सिसक रही थी, और फिर उस बूढ़े शख्स को साथ लिए कमरे से बाहर आ गया था और अपने आने की वजह बताई थी। लेकिन साहिब जी, आपसे पहले जो इंस्पेक्टर साहब आए थे उन्होंने तो हमें यहाँ से निकल जाने को कहा था और कहा था कि अगर मैं यहाँ से अपनी भांजी को लेकर नहीं गया तो वो उसे मार देंगे। उसने अपने गालों पर लड़कते आंसू साफ किए और फिर उनके जाने के बाद 2 दिन तक कुछ सूट बूट में 5-6 बंदे आए थे। उन लोगों ने हमारे इस छोटे से घर को फैला कर रख दिया और साथ अपनी बड़ी बड़ी बंदूकों से सब ने आसमान की तरफ फायरिंग भी की थी।
और तो और साहब जी, उन लोगों ने तो मेरी भांजी को भी नहीं बख्शा। इनमें से 3 आदमियों ने उसे बहुत मारा था, बालों से पकड़कर उसे धक्का दिया। बताइए क्या कसूर था उसका? ना हम लोग उस दिन सिनेमा में फिल्म देखने जाते और ना ये सब होता। वो बहुत डर गई थी, ज़रा से शोर से सहम जाती है। वो बूढ़ा शख्स सारी दास्तान रो रो कर सुना रहा था। आगा कारम हुसैन कुछ लम्हे के लिए सकते में ही रह गया। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि इन गरीब लाचार लोगों पर इतनी जल्दी, इतने कम वक्त में ये सारी मुसीबतें टूट चुकी थी। ये केस उसके लिए मजीद गंभीर होता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस केस की गवाह सिर्फ यही लड़की है जिसे हर तरह से इन लोगों ने नाकाफी बना डाला था। देखिए बुजुर्ग, आप लोगों के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आप लोगों के साथ की गई ज्यादती पर मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आइंदा आप लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। आप लोगों को हर तरह से पुलिस सिक्योरिटी दी जाएगी। आप अपनी भांजी को हमारे साथ भेजिए, इसकी हर तरह की हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूँ आपसे। देखिए साहब जी, आप तो मेरी भांजी को गवाह बनाकर ले जाओगे, मगर उसके बाद क्या होगा? हम बहुत गरीब और लाचार लोग हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और फिर अगर मेरी भांजी को आप लोग ले जाते हो तो मेरी मेरी बरादरी के लोग तो मुझ पर थू थू करेंगे, मेरी भांजी को छूत समझेंगे, और हमारी बरादरी में छूत को गुनाह समझते हैं। इसे ख़त्म कर देते हैं। मेरी भांजी तो बेकसूर में मारी जाएगी, और क़यामत के दिन मैं अपनी अद्दी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप हमें माफ़ कर दें। मैं वापस अपने गाँव अपनी भांजी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। डीएसपी आगा कारम हुसैन ने उसकी एक एक बात को गौर से सुना। एक तरीके से वो भी अपनी जगह सही था। उस शख्स की भांजी इस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ ऐसी बातें मायूब समझी जाती थी, जहाँ पुलिस की नहीं अपनी पंचायत की मानी जाती थी। और लड़की की इज्जत तो वैसे भी बहुत नाजुक कांच की मानद होती है, जिस पर हल्की सी दरार पाक एक बार आ जाए तो बदनुमा हो जाता है। काफ़ी देर सोचने के बाद आखिरकार डीएसपी कारम हुसैन को इस मसले का फ़िलहाल यही हल नज़र आया, जहाँ बात बन जाती और किसी की इज्जत भी दाव पर ना लगती। राफेल भट्टी ने इस लड़की को मामूली समझकर बहुत जुल्म कर लिया। वैसा नहीं होगा। आधे घंटे के अंदर अंदर आगा कारम हुसैन ने उस लड़की को अपनी शनाख्त दे दी, अपना नाम, अपनी पहचान दे दी, उसे अपनी इज्जत और आबरू बना लिया। अब वो कोई मामूली, कोई गरीब लाचार बेबस लड़की नहीं थी। अब वो मिसेस आगा कारम हुसैन के होते पर फाइज हो चुकी थी। साहब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तो शक्करा में इस तरीके में बोला। उसके अंग अंग से खुशी झलक रही थी। उसके अंदाज पर आगा कारम हुसैन धीरे से मुस्कुरा दिया, क्योंकि मामला नहायत गंभीर हो गया था। इस लड़की के मामा ने उससे निकाह नामे पर दस्तक लेने के बाद उसके सर पर हाथ रखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ जट पकड़ के बैठा था। उसे लग रहा था कि वो साहब जी उसे यहाँ से ले जाएगा, जिसके लिए वो कथित तौर पर राजी नहीं। अरे भाग भरी, देख तेरे तो नसीब ही जाग गए। अब वो इंस्पेक्टर तुझे हर हाल में अपने साथ ले जाएगा। मुमानी के उन रू फरसा लफ्ज़ों ने उसके औसान ख़ता कर दिए। वो अपनी तमाम होशवास गुम करती चली गई और वहीं चारपाई पे बेदम होकर गिर पड़ी। दीन अहमद और इफ़ा जहां, तुम दोनों इकबाल साहब और उनकी बीवी बच्चों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर पहुंचा दो। आगा कारम हुसैन ने अपने साथ आए दोनों हवालदारों को हुक्म दिया और फिर इकबाल मियाँ से मुखातिब हुआ। इकबाल साहब, आप उनके साथ अपना ज़रूरी सामान लेकर जाइए, और अब किसी भी बात की फिक्र मत कीजिएगा। आपकी भाजी अब महफूज हाथ में है। अब इसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसने उनके नातवा कंधे पर नरमी से हाथ धरा और उसी कमरे में चला आया जहाँ वो लड़की यानी अब उसकी मनकूह है। पल के पल जो कुछ हुआ, फिलहाल आगा कारम हुसैन ये सब अभी नहीं सोचना चाहता था। अभी जो मसला मुंह फाड़े खड़ा था, पहले उसे हल करना चाहता था। बेहोश दुनिया माफिया से बेखबर पड़े नर्म और नाजुक वजूद को आगा कारम हुसैन ने अपने मजबूत बाजू में भर लिया था और लाकर जीप में पहले ही से ही बैठी 2 लेडीज़ पुलिस को थमा दिया। सेहतमंद और तंदुरुस्त लेडी पुलिस के बीच वो वजूद बिल्कुल छुप गया। सरफराज, गाड़ी आगा वाला ले चलो। उसने जीप को अपने बंगले में ले जाने का हुक्म दिया। 30 मिनट में जीप आगा वाला के बड़े से ब्लैक जाली गेट के आगे रुक गई थी। डीएसपी आगा कारम हुसैन ने एक बार फिर बेहोश वजूद को उठाया और अंदर की जानिब कदम बढ़ाता चला गया। ब्लैक जाली गेट के बाहर और अंदर 2-2 ब्लैक टाइगर डॉग्स जंजीरों में कैद थे। इस दौरान अंदर और बाहर 10-12 ब्लैक वर्दी में मलबूस गार्ड्स भी पहरा दे रहे थे। आगा कारम हुसैन जैसे जैसे अपने कमरे में बढ़ रहा था, सारे नौकर गार्ड्स हैरत से मिली जुली कैफे से भरपूर उन्हें तक रहे थे। सबकी आंखों और लबों पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये लड़की कौन है? आगा कारम हुसैन ने उस लड़की को बड़े आराम से अपने रूम के किंग साइज बेड पर लेटा दिया और उस पर अपना ब्लैंकेट सीने तक डाल दिया था। उसे एक नज़र देखने के बाद अपने स्टिक और सर पर रखी कैप को उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और सीधा वॉशरूम की राह ली, जहाँ उसका अंगूरी शलवार कमीज पहले से ही हैंग हुआ था। फ्रेश होने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया, जहां अक्का जी समेत तमाम नौकर आगा कारम हुसैन के मुंतजिर थे। अक्का जी, खाना तैयार है तो प्लीज़ जल्दी से लगवा दे, बहुत भूख लगी है। सुबह 10 बजे से रात के 9 बज गए थे, उसे कुछ खाए। आज का सारा दिन उसका इकबाल साहब के घर गुजरा था। इसी परेशानी में एक घूंट पानी का ना पिया। हाँ आगा बेटा, बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। अक्का जी आगा कारम हुसैन के दादा के ज़माने के नौकर थे।
उन्होंने अकारम और उनके वालिद शाहाम को अपनी ही गोद में खिलाया था। अकारम उनके दिल से इज़्ज़त करता था। इस्लामाबाद से वो खुद ज़बरदस्ती उसके साथ यहाँ आए थे। उन्हें आगा अकारम हुसैन बहुत अजीज़ था, बहुत चाहते थे वो उसे, इसलिए उसे कराची अकेले ना भेजा था। आगा, वो लड़की कौन है जिसे तुम उठा कर लाए हो? आखिरकार अक्का जी ने वो सवाल कर ही डाला जो उनके साथ साथ पास खड़ी दो मुलाजमों को भी तशवीश में मुब्तला कर रहा था, जिसे वो सुनने के लिए खड़ी थी। ओ माय गॉड, मैं आपको बताना ही भूल गया, सॉरी अक्का जी। आगा करम ने खाने पर से हाथ खींच लिया। आका जी, वो लड़की आज से इस घर की मालकिन है, मेरी बीवी। इससे आगे फ़िलहाल मैं भी कुछ नहीं बता सकता। उसने नैपकिन से हाथ साफ किया और मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ था। अक्का जी इसके जवाब पर सख्त की कैफियत में हो गए थे। उनके तो वहमा गुमान में भी नहीं था कि आगा शाहाम हुसैन के इकलौते सपूत की शादी इस सादगी से होगी। इस खानदान ने तो जाने आगा कारम हुसैन की शादी के क्या क्या सपने देखे थे। आका जी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि आज एक ही दिन हुआ है उसे कराची में पुलिस ड्यूटी ज्वाइन की और आज ही ये सब। वो अभी तक इसी तरह सोचों में गलता खड़े थे, जबकि इस दौरान आगा कारम हुसैन अपने कमरे में बाहर होकर आ गया था और डॉक्टर अंबर जैदी को अपने घर कॉल करके बुलवा भी लिया था। अक्का जी, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर क्या जंग चल रही है, लेकिन अभी मेरी परेशानी इतनी है कि मैं आपको कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन जैसे ही मेरे मसले का हल निकल आएगा मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। वो बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखे उन्हें समझा रहा था, जिस पर अक्का जी धीरे से मुस्कुरा दिए। वो जान गए थे कि यकीनन उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी, वरना वो आगा कारम हुसैन की रग रग से वाकिफ़ थे। इतने में डॉक्टर अंबर जैदी भी चले आए। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं? अरे नहीं आगा साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बस उनके दिलो दिमाग पर किसी बात का गहरा असर हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो कवर कर लेगा इंशाल्लाह। सुबह तक वो बिल्कुल होश में आ जाएंगी। डॉक्टर अंबर जैदी चले गए थे। रात के 11 बज रहे थे। आगा कारम हुसैन ने उसके दोनों हाथ ब्लैंकेट के अंदर कर दिए और कमरे की लाइट ऑफ करके अपने स्टडी रूम में चला आया। क्या रिपोर्ट है इंस्पेक्टर हुसैन? मैंने सुना है आपने उस लड़की से शादी कर ली। कमिश्नर शरफ हयात सामने मेज़ के उस पार कुर्सी पर बैठमान डीएसपी आगा कारम हुसैन से मुखातिब थे। सर, मुझे इस केस को हैंडल करने में 1 महीना दरकार है। दूसरी बात उसने जानकर इग्नोर कर दी। 1 महीना, ये तो बहुत है। देखिए आगा हुसैन, मैंने ये केस बिलखसूस आपको सिर्फ इसलिए दिया कि आप बेहद ज़हीन व फ़तीन हैं। बहुत बड़े पेचीदा केसेस आपने बहुत कम वक्त में हासिल किए और इसे अंजाम तक पहुँचाए हैं, तो फिर इसमें इतना वक्त क्यों? बहुत आरामदेह लहजे में बात करता है। एक्चुअली सर, ये केस मेरे पहले केसेस की तरह बहुत अलग बल्कि टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है, हार्ड तो नहीं ना? वो मुस्कुरा कर बोले। ऑफ कोर्स सर, नॉट हार्ड। आगा कारम हुसैन भी उनकी बात पर धीमे से मुस्कुरा दिया। ओके, फिर आप इस केस को हल करें, मैं आपको 1 महीने की परमिशन देता हूँ। बट रिमेंबर, मुजरिम राफेल भट्टी एक फेमस सनतकारी बात भट्टी के साहबजादे हैं। आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो चेयर की बैग से सर टेक लगाकर बोले। आई नो सर, हम पुलिस वालों का तो काम है मुश्किलात से निमटना है। आगा कारम हुसैन ने मेज़ पर रखी अपनी कैप सर पर ली और स्टिक उठाकर खड़ा हो गया। ओके सर, ऑल द बेस्ट। कमिश्नर शरफ हयात को सलूट मारा, मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से थामा था। फिर वो वहाँ से निकलता चला गया। काश आप जैसे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में हों। कमिश्नर शरफ हयात आगा कारम हुसैन के जाने के बाद खुद से बोले। सर, इस केस में सबसे मुश्किल महरक क्या है? इंस्पेक्टर फारान ने ब्लैक फाइल में मसरूफ डीएसपी आगा कारम हुसैन से पूछा। इसमें कुछ भी तो मुश्किल नहीं, सिर्फ थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर ये केस भी मेरे लिए केसेस की तरह बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। वो बहुत दोस्ताना मूड रखता था। खामखा का जूनियर पर अपना बेवजह का रोब झाड़ना उसे पसंद ना था, या सीनियर से बदमिजाजी रखना वो बहुत बुरा समझता था। अपनी कामयाबी पर उन्हें भी शामिल करता, बजाय घमंड करने पर खुश होता। तो फिर सर, आप उस लड़की इंस्पेक्टर फरहान के ये कहने पर उसने ब्लैक फाइल से निगाह उठाकर उसे देखा, जिस पर वो गड़बड़ा कर रह गया। सॉरी सर, मेरा मतलब है आप अपने मिसेस से बड़ी आसानी से गवाही दिलवा सकते हैं। क्या तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है। उसके मामा बता रहे थे कि वो काफ़ी डरी हुई है। सर, डरने की वजह जाने वो क्या पूछना चाह रहा था, जब क्या कारम हुसैन बहुत गहरी सोचों में सफ़र कर रहे थे, जिस पर इंस्पेक्टर फरहान ने एक बार फिर पुकारा। हाँ हाँ, वो फायरिंग शोर वगैरह उससे उसके दिमाग को काफ़ी शॉक पहुंचा है। इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर फरहान के लबों पर बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट रेंगी थी, जो आगा अकारम हुसैन अपनी सोच में ना देख सका था। होश आ गया बेगम साहिबा को। वो अभी अभी लाउंज में थका मांदा आकर बैठा था। जहन भी अभी तक उस लड़की में अटका हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था इस मसले को कहाँ से हल करे। आगा साहब, होश में तो वो सुबह ही आ गई थी जी, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं नाश्ता लेकर गई थी, लेकिन नौकरानी बड़ी बेतवज्जी से बोली। ओके, मैं देखता हूँ, तुम नाश्ता तैयार करके कमरे में ले आओ। वो मुलाजमा की अधूरी बात समझ गया, उठकर कमरे में चला आया। कमरे का जायज़ा लिया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। आखिरकार ढूंढती नज़र ने उसका सुराग पा लिया। बाएं साइड पर रखा किताबों से भरा
लकड़ी का शेल्फ जिसके दीवार की साइड पर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी थी जहाँ एक नफूस आराम से समा सकता था। आगा कारम हुसैन हौले से मुस्कुराता, उसके सिमत बड़ा था जहाँ वो छुपी खड़ी थी। हेलो, आगा कारम हुसैन ज़ोर से खनकारा। पुलिस वर्दी में देखकर उसके तो आसान ख़ता होने लगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस लंबे चौड़े बंदे को देखकर उसके बेरब जुमले शुरू हो गए थे। आंखों में बेपनाह खौफ छुपाए कपकपाते लबों से वो उसको तक रही थी। इतना तो आगा कारम हुसैन को अंदाजा हो गया था कि वो उसे प्यार से, अपनायत, मोहब्बत से ही उसकी बिगड़ती हालत को संवार सकता है, वरना गुस्सा, झंझलाहट, जबर, ये सब इस नाजुक पैकर की जान भी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अभी तक मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं हो सका भाई। उसका जहन, इसका सारा जिस्म उस वक्त नहायत थकावट से चूर था, लेकिन फिर भी उसे खुद को इस डरी सहमी लड़की के सामने फ्रेश रखना था। आगा कारम हुसैन के पूछने पर सिर्फ ये हुआ कि वो चुप हो गई थी। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। मामा, मुझे मामा के पास जाना है, वो इतना ही कह सकी थी। यार मैंने तुमसे तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और तुम मामा के पास जाना है, और तुम कह रही हो कि तुमने मामा के पास जाना है। पहले अपना नाम बताओ। और 2 कदम पीछे होकर बोला था, इजारा। वो उसके नम लहजे को देखते हुए बोली थी, इजारा साहब जी, अज्जिया। आगा कारम हुसैन ने उसी के लहजे में नाम दोहराया था। भाई इजारा तो बहुत खूबसूरत नाम है, मगर ये साहब जी, ये क्या नाम हुआ भला? वो इस वक्त अपनी थकन को नज़रअंदाज के मुकम्मल तौर पर से छेड़ने में महव था, जो कि इजारा अपने डर व खौफ के ज़ेरे से समझ ना सकी। नहीं नहीं साहिब जी, नहीं, इजारा साहब जी। उसके एक बार फिर झट से बोलने पर आगा कारम हुसैन अपने बेसाख्ता कहके को दबा ना सका। अच्छा ये बताओ कि ये नाम किसने रखा था? उससे बात बढ़ाने को एक और सवाल किया। मामा ने। साहिब जी, मैं मामा के पास जाऊंगी। मामा के नाम पर फिर से उसने जाने की रट लगा दी। साहिब जी, आपके ये लफ्ज़ बोलने पर आगा कारम हुसैन उसके नज़दीक आकर उसके लबों पर अपनी मजबूत हथेली रख दी और उसकी आंसू भरी आंखों में झांकने लगा। मेरा नाम आगा अकारम हुसैन है और सब मुझे आगा हुसैन कहते हैं, लेकिन अकारम मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। अब तुम मुझे अकारम कहोगी? क्या कहोगी? अपनी हथेली कपकपाते लबों से हटा दी। अकारम साहब जी, वो नहायत घबराते हुए बोली। अकारम साहब जी नहीं, सिर्फ अकारम। उसके चेहरे पे आई उसकी छोटी बड़ी लटों को कान के पीछे अड़ा था। अकारम जी, उफ उफ, फिर तुमने जी की दुम लगा दी। भाई सारे लबों में से इस सारे मैं तुम्हारे लबों में से सिर्फ अकारम सुनना चाहूँगा। आगा कारम ने हुसैन ने जरे का हाथ पकड़ लिया। चलो आओ, हम वहाँ चल के बैठते हैं। उसे साथ लिए सोफे पर आ बैठा था। इतने में अक्का जी नाश्ते की ट्रे हाथ में थामे अंदर आ गए, जिसमें जैम, स्लाइस, मक्खन और बॉयल अंडा और 2 कप चाय थी। लाकर उन दोनों के आगे मेज़ ट्रे पर रख दी। ये हमारे अक्का जी हैं। उसने अक्का जी को मुस्कुराकर देखने के बाद जियारा से कहा, अब उन्हें ही देख रही थी, जो कि उसे मुस्कुराकर देखने के बाद वापस जा रहे थे। आगा कारम हुसैन जियारा के लिए खुद स्लाइस पर मक्खन लगा रहा था। अक्का जान, जियारा ने धीमे से ये नाम पुकारा, जो कि साथ बैठे आगा अकारम हुसैन की तेज़ समात ने फ़ौरन सुन लिया। ना टक्का जान, अक्का जी। आगा कारम हुसैन ने मक्खन लगा स्लाइस उसके लबों के करीब किया। हाँ, अगर जान कहना ही है तो मुझे कह लो, मैं तुम्हारी जान हूँ। आखिरी मिसरा उसने अजियारे के कान के करीब होकर कहा। वो शर्मो हया के मारे कट कर रह गई। तो उसका सिर्फ एक लुकमा खाया था उसने, और फिर आगा कारम हुसैन का बढ़ता हाथ पीछे कर दिया। मुझे मामा के पास जाना है। वो इससे थोड़े से पीछे खिसकी थी। आगा कारम हुसैन ने हाथ में पकड़ा तो उस ट्रे में रखा और फिर अपनी सारी तवज्जो साथ बैठी जारा पर मरकूज कर दी। लॉन के प्रिंटेड सूट, छोटे छोटे फूलों वाले सूट, जिसका मैरून जॉर्जेट का आंचल सीने पर पूरा फैलाया हुआ था, जो जाने कितने दिनों से उसके नाजुक वजूद की जीनत बना हुआ था। मैले कपड़ों में से उसके चेहरे से, खास कर उसकी आंखों से खौफ आवेदा था।
बालों में भी शायद बहुत दिनों से कंघी नहीं की गई थी। उसका बिखरा हुलिया इस बात की गमाजी कर रहा था कि वो इस वाक़े से नहायत खौफज़दा और डरी हुई है। आंखों में खौफ लिए वो आगा कारम हुसैन की ही सिमत देख रही थी। उसके खुद पर बगौर तकने पर वो पजल होने लगी। वो नहीं जानती थी कि आगा कारम हुसैन के दिमाग में क्या चल रहा है। जियारा ने उसे हाल में लाने के लिए फिर से अपना जुमला दोहराया, तुम जानती हो हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब हम दोनों ही एक हो चुके हैं। वो सोफे से टेक लगा चुका था। और अगर तुम अपने मामा के पास जाओगी तो क्या उनकी बरादरी में बेइज्जती नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी कि उन्होंने अपनी भांजी की शादी कर दी और वो अपने शोहर को छोड़कर मामा के पास चली गई। वो बहुत अपनाइत से उसे समझा रहा था। बोलो, होगी ना बदनामी, तुम्हारे मामा की बेइज्जती। उसने जारिया का झुका सर अपने हाथों में नरमी से ऊपर उठाया, होगी ना। तो क्या मैं सारी ज़िंदगी यहाँ रहूँगी? बड़ी मासूमियत से पूछा गया था, जिस पर आगा कारम हुसैन हौले से मुस्कुराए। यहाँ तो नहीं रहोगी, हाँ सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, मेरे पास रहोगी, बिल्कुल मेरे करीब। आगा कारम हुसैन ने उसे एक ही जिस्म में अपने सिमत खींचा था। अब शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करो, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। आगा कारम हुसैन ने उसे सही से बिठाया और ख़ुद अपने हाथों से नाश्ता कराने लगा। आगा कारम हुसैन का अंदाज ही ऐसा था कि वह बहुत जल्द किसी को अपना गर्विदा कर लिया करता था। और फिर सामने तो एक नाजुक सी कांच की मानिंद लड़की थी जो उसकी बीवी थी, उसकी हमसफ़र। तो कैसे ना वो अपने दिल के नेहा खानों में बिठाता। हयात साहबा बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम यहाँ बैठे हैं ना फिक्र करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर फारान ने दरवाजे के उस पार एक बार फिर झांक कर देखा था कि कोई आ तो नहीं रहा। DSP आगा कारम हुसैन ने सिर्फ एक माह की मोहलत मांगी और आप देखिएगा कि वो इस केस में नाकाम ही रहेगा। मैं इस महीने इस लड़की को इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा ही नहीं कि वो अदालत में इबाद भट्टी के खिलाफ कोई गवाही दे सकेगी। इंस्पेक्टर फारान के लबों पर बड़ी खबीस सी मुस्कुराहट थी। इंस्पेक्टर फारान, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अपने बेटे को हवालात की सलाखों के पीछे नहीं देख सकता। रिसीवर के उस पार राफेल भट्टी हयात ने तेज़ लहजे में कहा, अरे धीरज हयात साहब, धीरज, जाहिर है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आखिर को 10 लाख का मामला है भाई। वहाँ राफेल भट्टी हयात ने ज़ोर से रिसीवर करियर पर पटका, जिस पर इंस्पेक्टर फारान ने रिसीवर अपने कान से चौंक कर पीछे किया था और अब रिसीवर को हाथ में थामे उसे घूरने लगा था। अरे हयात साहब, अगर आप जैसे लोग हमारा ख्याल रख ले कि ना हो तो इस माशरे में तो जाने हमारा क्या हाल हो। उससे मुस्कुराते हुए रिसीवर कैडर पर बड़े आराम से रखा। इंस्पेक्टर फरहान किसका फ़ोन था? उसका अंदाज गो अंदर दाखिल होते आगा करम सर ने बड़े गौर से तका था। सर किसी का नहीं सर। वो उनकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ाता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ओके ओके, लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हो? माथे पर यह पसीना कैसा? आगा कारम हुसैन ने बड़ी जांचती नज़रों से उसका जायज़ा लिया था, क्योंकि उसकी मिसाल ऐसी थी जैसे चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो। असल में सर यहाँ गर्मी बहुत है, शायद इसी वजह से। एनीवेज, आप ये फ़ाइल लीजिए और उसका अच्छी से स्टडी करने के बाद उस जगह का सर्वे कराइए और फिर मुझे कल शाम तक उसकी रिपोर्ट दे दीजिएगा। उससे हाथ में पकड़ी रेड फाइल इंस्पेक्टर फरहान को थमाई थी। ओके सर, हो जाएगा। आगा कारम हुसैन फिर वहाँ ठहरा नहीं था। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर फरहान ने वो रेड फाइल मेज़ पर फेंकी और धम से अपनी चेयर पर बैठ गया। एक लंबी सी सांस शुक्र की ली थी। रात के 10 बज रहे थे। आगा कारम हुसैन अपनी स्टडी में बैठा इसी चेयर पर कोई बुक हाथ में लिए पढ़ रहा था, जो कि उसका रोज़ का मामूल था। बल्कि अब तो उसकी आदत बन गई थी कि सोने से पहले वो किसी अच्छी सी बुक का थोड़ी देर मुताला ज़रूर किया करता था। उस वक्त भी अपने मशगले में मसरूफ़ अमल था, जब भी फायरिंग की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ी थी। इस अचानक रफ्तार पर वो लम्हे भर के लिए घबरा गया था। जल्दी से बुक मेज़ पर रखी और बाहर के सिमत भागा था। अक्का जी, ये बाहर क्या हो रहा है? वो लाउंज में सहमे खड़े अक्का जी से पूछने लगा। बेटा आगा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर में ब्लैक वर्दी में मलबूस गार्ड अंदर आया। आगा साहब, कुछ लोग हमारे घर के पास हवाई फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आगा साहब, ये तो मैं नहीं जानता, ना ही वो बता रहे हैं। ओ शिट! आगा कारम हुसैन का ध्यान अचानक ही जियारा की सिमत गया। तुम जल्दी से जाओ और उन्हें रोको, अगर ना रोके तो धक्के देकर इस एरिया से बाहर निकालो। वो जल्दी जल्दी से कहता हुआ अपने कमरे की सिमत भागा। वही हुआ जिसका डर था। जियारा शेल्फ के कोने में दुबकी डरी सहमी दीवार से बिल्कुल चिपकी हुई थी। जियारा, उसने धीरे से पुकारा था। अकारम, फायरिंग अकारम, वो लोग मुझे मार देंगे, वो मुझे मारने आए हैं। जियारा उसे सामने पाते उसके सीने से जा लगी। अकारम, मुझे डर लग रहा है। वो हिचकियों से रो रही थी। आगा कारम हुसैन सही मानों में एक बार भी परेशान हो गया था। इतनी मुश्किलों से उसने जियारा को समेटा था और वो फिर से बिखर के रह गई थी। जियारा, मेरी बात सुनो। वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो कतई राजी ना थी। जियारा, उससे कुछ देर खामोशी के बाद एक बार फिर धीमे से पुकारा। इस दौरान अब फायरिंग बंद भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उसकी मजबूत बाहों
में कपकपा रही थी। आखिरकार आगा कारम हुसैन ने अपने मजबूत बाजों में इस नाजुक पेकर को भर लिया और आराम से बेड पर लिटा दिया। आज उसे तमाम बंधन, तमाम बंदिशें तोड़ दी थीं। आज उसने अपने जज्बात के बेकाबू घोड़ों की लगाम को नकील से आज़ाद कर दी थी। आज रात आगा कारम हुसैन ने चारों को, उसके डरो खौफ को खुद में समेट लिया था, तमाम दीवारें तोड़कर दूरियां नज़दीकियों में बदल डाली थी। अरे तुम्हें मुस्कुराना मुस्कुराना नहीं आता क्या? वो ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। जाने उसके दिल ने क्या कहा कि वो बेड के पास खड़ी पलकों की बार गिराए लबों को दांतों से कुचलती उंगलियों को आपस में बेदर्दी से रगड़ती जियारा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। जी, वो आंखों में मुस्कुरा मासूमियत लिए उसे तकती चली गई। मैंने कहा तुम्हें मुस्कुराना नहीं आता भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शौहर के ऑफिस जाने पर बीवी के कुछ फ्राइज होते हैं। वो क्या होते हैं जी? ओफ, यानी अब वो भी सिखाना पड़ेगा। ओके, तो अभी सिखा देते हैं। आगा कारम हुसैन ने हाथ में पकड़ी कैप बेड पर रखी और दोनों हाथों के प्याले में उसका छोटा सा चेहरा भर लिया और उसके चेहरे पर झुकता चला गया। उसकी गुस्ताखी पर जियारा सटपटाकर 2 कदम दूर पीछे हटी थी। आगा कारम हुसैन ने मुस्कुराते हुए कैप उठाई और एक नज़र उसको देखता हुआ वहां से हटता चला गया। जियारा की सहूलत के लिए आगा कारम हुसैन ने अपना मुश्तरका कमरा ऊपर सेट करवा लिया था, जहाँ के दरवाजे और खिड़की साउंड प्रूफ लगवाए थे, इसलिए बाहर का मामूली सा शोर भी नहीं सुना जा सकता। जियारा सुबह से रात तक उसी कमरे में रहती। अक्का जी सुबह नाश्ता दे जाते थे जो आगा कारम हुसैन और जियारा साथ मिलकर करते थे। दोपहर को वो बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए रात आगा कारम हुसैन उसे बड़ी मोहब्बत से खुद अपने हाथों से खिलाता था, क्योंकि वो जान गया था कि जियारा खाने पीने के मामले में बहुत चोर है। मैं चाहूँ तो तुम्हें ये 10 करोड़ रिश्वत देने के जुर्म में अंदर कर सकता हूँ, मगर नहीं, मैं जानता हूँ तुम नादान हो, नाअक्ल, जो अपने मालिक के हुक्म पर मुझ जैसे ईमानदार और बहादुर ऑफिसर को ये नजराना पेश करने चले आए हो। आगा कारम हुसैन बड़े आराम से अपनी पुश्त बैक चेयर से टेक लगाए विराजमान था और सामने राफेल भट्टी हयात का आदमी खड़ा था, जिसने नोटों से भरा मैरून ब्रीफ केस मेज पर DSP आगा कारम हुसैन के आगे खोलकर रख दिया था, जो कि बकौल छोटा सा मामूली सा उसकी बहादुरी का तोहफा है। जाओ इसे वापस ले जाओ। राफेल हयात से कहना कि वो और पुलिस ऑफिसर होंगे जो तुम जैसे बुज़दिल की गुलामी करते हैं और अपना सर तस्लीम में खम करते हैं। आगा कारम हुसैन अपनी चेयर से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी, आंखों में एक तरह का अज़म बढ़ चढ़कर बोल रहा था। और एक और बात, ब्रीफ केस बंद करके ले जाते शख्स को आगा कारम हुसैन ने एक बार फिर रोका था। उससे कहना कि वो ये रुपए संभाल कर रखे, उसके बेटे के कफन के लिए काम आएंगे, और अगर ये भी कम पड़े तो इससे दुगनी रकम मुझसे ले ले। आउट। वो अपनी चेयर पर वापस बैठ गया और मेज से रेड फाइल उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा था। वो फाइल पढ़ने में मगन था जब ही आगा कारम हुसैन का मोबाइल सेल चीख पड़ा। मोबाइल स्क्रीन पर नाम देखकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया, हाथ में पकड़ी फाइल मेज पर रखी और ओके का बटन पुश करके कान पर लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम डैड, खासी गर्मजोशी से सलाम किया गया था, जिसका उसे गर्मजोशी से जवाब भी आया था। आप कैसे हैं और वहाँ के हालात साजगार कैसे हैं? हालात साजगार कैसे? वो मुस्कुराता हुआ बोला, हम तो ठीक है, लेकिन हालात साजगार काफ़ी नासाजगार हैं, जिसे ठीक करने की तगदों में हम अधमुए हुए जा रहे हैं। उनके बोलने का अंदाज ऐसा था कि कारम हुसैन को अपने बेसाख्ता कहके पर काबू ना पा सका। और डैड, आप तो जानते हैं कि यहाँ का मसला कितना गंभीर और पेचीदा है। वो तो ठीक है जान, मगर यहाँ का मसला भी तो बहुत बिगड़ता जा रहा है, उन्होंने बड़े धीमे लहजे में कहा था। अच्छा एक बात तो बताओ, वो लड़की क्या बहुत खूबसूरत है जिसके पीछे आपने अपनी मम्मा की पसंद की गई तमाम हसीनों अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया? वो दोनों बाप बेटे कम दोस्त ज़्यादा थे एक दूसरे के, इसलिए अपनी हर प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर भी करते थे और डिस्कस भी किया करते थे। नो डैड, मैंने ना तो उसकी खूबसूरती देखकर उससे शादी की और ना ही उसकी खूबसूरती। डैड, मैंने उसे इज्जत देने के लिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उससे शादी की, माशरे में एक मकाम देने के लिए उसे अपना नाम दिया। और डैड जानते हैं, इतने कम वक्त में वो लड़की आपकी जान की रगे जा बन चुकी है। जियारा के जिक्र पर झप से उसकी आंखों में उसकी छवि उतर आई थी, जिस पर वह धीमे से मुस्कुरा दिया। डैड प्लीज़ आप मम्मा को समझाइए, उससे बड़ी आज से रिक्वेस्ट की, माई चाइल्ड, आजकल हम अपना लैब छोड़कर इसी काम पर तो लगे हैं। मुझे फ़ख्र है अपने होनहार बेटे पर, जिसने नेक नियति के तहत उस लड़की को अपनाया। लेकिन अकारम, तुम्हारी मम्मा का भी गुस्सा करना बजा है, आखिर को उनके अरमानों पर आपने पानी जो फेर दिया। वो मुस्कुरा कर बोले थे, एनीवेज आप वहाँ का प्रॉब्लम जल्द अज जल्द सॉल्व करें, मैं यहाँ आपकी मम्मा को संभालता हूँ। थैंक यू डैड, यू आर सो ग्रेट। कितनी ही देर उन दोनों ने एक दूसरे से इधर उधर की मजीद बातें की। वो शाम के 7 बजे घर में दाखिल हुआ तो अक्का जी को बेसब्री से इंतजार में टहलते हुए पाया था। अरे अक्का जी, खैरियत, क्या हुआ? वो उनकी परेशानी भी भांप गया जो उनके चेहरे से आवेदा थी। बेटे, आ गए तुम? बेटा, दुल्हन बिटिया बहुत डरी हुई है, वो अपने कमरे में रो रही हैं। दोनों मुलाजमाएं गई थी उसके पास, मगर दुल्हन बिटिया ने उन्हें अपने पास नहीं आने दिया। रो रो के हलकान हो गई है बच्ची। वो दिन भर की तमाम रोदात बड़ी बेताबी से उसकी गोश गुजार कर रहे थे। आज दोपहर को फ़ोन आया था, मुलाजमा से कहा कि मिसेस जियारा को बुलाइए। जब जब से उसने फ़ोन सुना है वो रिसीवर फेंक कर भागती हुई कमरे में बैठी अभी तक रो रही है। फ़ोन किसका था?
आगा बेटा ये तो मुझे भी मालूम नहीं। अच्छा आप ज़्यादा फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ, आप जाइए आराम कीजिए। वो जल्दी से ऊपर कमरे में आया। अकारम अकारम आप इतनी देर में क्यों आए हैं? कदमों की हट पर जियारा दौड़ती हुई आगा कारम हुसैन के वसी सीने से लगी थी। जाने अकारम क्या हुआ मुझे बताओ। वो उसका सर बड़े प्यार से सला रहा था। अकारम वो नीचे उस मशीन में एक आदमी बोल रहा था। वो रोती हुई अटक अटक कर बोल रही थी। मशीन? आगा कारम हुसैन ने लफ्ज़ मशीन पर गौर किया था। फ़ोन जैसी आम चीज़ को वो मशीन बोल रही थी, जिस पर उससे अपना बेसाख्ता उभरने वाला कहके को बमुश्किल कंट्रोल किया था। और मुस्कुरा कर उसका रोता हुआ चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपने सीने से ऊपर उठाया। हाँ कारम, वो कह रहा था कि वो रोने की वजह से लफ्ज़ उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। कारम उसे अपने साथ लिए बेड तक लाया। साइड टेबल पर पानी से भरे कांच के जग से ग्लास को भरा और उसे पिलाने लगा, जिसे पीने के बाद उसके आंसुओं में कुछ कमी आई थी। अरे मुझे आराम से बताओ कि उसने तुम्हें क्या कहा था। वो कह रहा था कि वो मुझे मार देगा अगर मैंने किसी को कुछ बताया, तो वो मुझे भी मार देगा। बोलने के बाद उसने अपने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढांप लिया। कुछ देर तक आगा कारम हुसैन उसके रोते वजूद को बगौर तकता चला गया। आखिर कौन हो सकता है? उसकी सोच तेजी से काम कर रही थी। फिर अपनी सोचों को पीछे धकेलते हुए उसके चेहरे से दोनों हाथ हटाए, उसका आंसू से भरा चेहरा अपने हाथ से साफ किया। तुम जानती हो तुम कौन हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, तुम एक मशहूर साइंसदान आगा शाहाम हुसैन की बहू और जानबाज डीएसपी आगा कारम हुसैन की बीवी हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में बोलोगी 1000 बार भी सोचे तो कम है। इसलिए किसी में इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं कि वो तुम्हारा बाल भी बांका कर सके। कहते कहते अपने सर पर सजी पुलिस कैप उतार कर उसके सर पर रख दी। इसलिए तुम्हें कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके? कितनी ही देर वो उसे बहलाता रहा। रात के 1 बजे आगा कारम हुसैन खिड़की के पास रखी रॉकिंग चेयर पर बैठा बुक का मुताला कर रहा था और इजारा बेड पर ब्लैंकेट को सीने तक ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे पर सकूनियत थी, हर गम और फिक्र से आज़ाद। वो आंखें बंद किए सपनों की सीन वादियों में खोई हुई थी। बाहर से बहुत सारे लोगों के चीखने चिंगाड़े चिल्लाने की नहायत हैबतनाक आवाज़ें आ रही थी, जो कि तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। आगा कारम हुसैन ने आज खिड़की के दोनों पट खोल रखे थे ताकि कुछ ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फानंदोज हो सके, लेकिन उसे क्या खबर थी कि आज ये सब अचानक हो जाएगा। आगा कारम हुसैन रॉकिंग चेयर से उठकर खड़ा हुआ और आकर खिड़की के पास बाहर देखने लगा, लेकिन शोर में कमी होने के बजाय मजीद इजाफा होता जा रहा था। इजारा की आंख खड़बड़ाकर खुली थी। उसकी सांसें धोखते की मानिंद चल रही थी। हल्की सी खुनकी में भी वो पसीने में नहा गई। आंखों में वहशत ने जगह बना ली। वो सीने पर हाथ रखे अपनी तेज रफ्तार से चलती धड़कन को काबू करने की कोशिश कर रही थी। इसी शोर में आगा कारम हुसैन की नजर एक शख्स पर पड़ी, जिसकी नजरें उस खिड़की की तरफ थी। गौर से देखने पर उसने महसूस किया कि इन सब लोगों का रुख उसी बंगले की तरफ है। आगा कारम हुसैन को लम्हे में सारी कहानी समझ में आ गई थी। उसे तेजी से अपनी गर्दन का रुख बेड की सिमत किया। उसे जल्दी से खिड़की के दोनों पट बंद किए और सरहद में कामते वजूद की जानिब बढ़ा था। पल भर में बिखरते वजूद को समेटा। कॉल करके गार्ड्स को ऑर्डर दिया, चारों ब्लैक डॉग्स उन पर छोड़ दो। यानी वो लोग जानते हैं कि जियारा इन सब चीज़ों से खौफजदा है। पहले हवाई फायरिंग, फिर टेलीफोन पर धमकी, और अब ये बेहंगम शोर। तो वो लोग जियारा को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो सोती हुई जियारा के बालों को सहला रहा था और साथ ही उसकी सोचें इन सब बातों के गिर्द भी गर्दिश कर रही थी। नहीं राफेल भट्टी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में बेपनाह नफरत उतर आई थी राफेल भट्टी के खिलाफ। आगा कारम हुसैन बेड पर नीम दराज हाथ में ब्लैक फाइल थामे से बगौर पड़ा था। उसके पास बैठी जियारा दो जानू बैठी उसके मोबाइल सेट के बटन से खेल रही थी। मोबाइल की भी जोर से बची जियारा की डर के मारे जोर से चीख निकल पड़ी। इसी डर में मोबाइल सेट भी हाथ से छूट गया था। आगा कारम हुसैन ने बचते मोबाइल सेट को उठाया और सहमी जियारा को मुस्कुरा कर देखा और फिर ओके का बटन पुश कर दिया। हेलो डैड। जियारा बड़े गौर से उसे मोबाइल पर बात करता हुआ देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ में थामे इस छोटी सी मशीन में आदमी कैसे बोल सकता है, जबकि आगा कारम हुसैन की निगाहें बदसतूर इसी हैरानो परेशान जियारा पर मरकूज थी। कुछ देर बाद बात करने के बाद मोबाइल ऑफ कर दिया। जब ये जियारा अचानक ही बोल पड़ी, इस मशीन से में से भी कोई बोलता है? आगा कारम हुसैन उसकी मासूम बात पर जोर से हंसा। वो सोच भी नहीं सकता था कि डीएसपी आगा कारम हुसैन की वाइफ इस कदर मासूम भी हो सकती होगी, जो इतनी आम सी चीज़ को नहीं जानती। आकारम आकारम, मैं भी सुनूंगी, मुझे भी सुनाए ना। उसकी निराली ख्वाहिश पे वो बहुत लुत्फानंदोज हुआ था। उसे इजारा पर इस वक्त ढेरों प्यार आया था। तुम डरोगी तो नहीं? इजारा ने फौरन गर्दन इधर उधर नफी में हिला दी। वो आगा कारम हुसैन की मौजूदगी में अब बिल्कुल भी ज़रा भी नहीं डरा करती थी। जब भी आगा कारम हुसैन ने सॉन्ग रिकॉर्डिंग का बटन पुश कर दिया और इजारा को हाथ बढ़ाकर अपने नज़दीक खींचा था। फिर उसके कान पर मोबाइल लगा दिया जिस पर कोई सॉन्ग चल रहा था। इजारा ने मोबाइल पर हाथ रखा और अपना सर आगा कारम हुसैन के बाजू पर धर दिया। वो बड़े मज़े से मोबाइल पर सॉन्ग सुन रही थी। आगा कारम हुसैन ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखने के बाद एक बार फिर से ब्लैक फाइल में गुम हो गया, जिसे फ़ोन सुनते समय बेड की साइड पर रख दिया था। कम से कम 15-20 मिनट हो गए थे। उसने अपने बाजू पर धरे इजारा को देखा, जिसकी आंखें अब बंद थी। शायद वो सो गई थी। आगा कारम हुसैन ने उसके कान से मोबाइल उठाया और उसे ऑफ करके रखा और फिर बड़े आराम से उसके सर को तकिए पर धरा। सोते हुई वो बहुत मजीद मासूम और भोली भाली सी लगी थी। आगा कारम हुसैन ने उसके माथे पर आहिस्ता से बोसा लिया था और ब्लैंकेट को सीने तक उड़ाकर वहाँ से
उठकर खिड़की के पास रखी रॉकिंग चेयर पर आ बैठा। समझ में नहीं आ रहा आखिर ये केस कैसे हल करूँ। जियारा ठीक तो हो गई है मगर अभी इस काबिल नहीं है, शायद अदालत में जाकर बात भट्टी के खिलाफ गवाही दे। मैं कैसे बात करूँ इस जियारा से। रॉकिंग चेयर पर झूलता आगा कारम हुसैन की तमाम तर सोचें जियारा के गिर्द ही घूम रही थी। ज़िंदगी में बहुत से ये हल किए गए केसेस में से ये पहला केस है जो किसी तौर पर हल होकर नहीं दे रहा था। सिर्फ 10 दिन हो गए थे महीना ख़त्म होने में और मामला अभी तक जूं का तू पड़ा हुआ अटका हुआ था। रात का जाने क्या वजह था जब जियारा की आंख खुली। कमरे में 0 पॉइंट का बल्ब जल रहा था। आगा कारम हुसैन भी इसके बराबर में दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। जियारा की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो अपनी जगह से उठी थोड़ी देर टहलने के बाद खिड़की की तरफ जा चुकी थी। पर्दा हटाकर नीचे झांका तो लॉन में कोई साया टहलता हुआ नजर आया। जियारा की तो जान ही निकल गई। वो जल्दी से सोते हुए आगा कारम हुसैन के पास भागी थी और उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ डाला। कारम कारम वो देखिए नीचे चोर आ गया है। जियारा के इस तरह झंझोड़ने पर आगा कारम हुसैन नींद से जाग गया था। उसके खौफजदा अंदाज ने आगा कारम हुसैन को परेशान कर डाला था। कहाँ वहाँ उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। तो वो सिमत चला आया और उसके पीछे जियारा। आगा करम सर ने खिड़की से पूरा पर्दा हटाया और शीशे के उस पार देखा जहाँ उसके 2 गार्ड उसके उस हिस्से का पहरा दे रहे थे। हाय अल्लाह करम, ये ये तो 2 हो गए। जियारा ने सहम कर मजबूती से उसका बाजू थाम लिया। आगा कारम हुसैन समझ गया कि मध्यम सी रोशनी में वो गार्ड्स को चोर समझ बैठी। आगा कारम हुसैन ने पर्दा बराबर किया, मुस्कुराते हुए डरी सहमी सी जियारा को अपने प्यार के हिसार में कैद कर लिया। डार्लिंग, वो चोर नहीं हमारे गार्ड्स हैं जो नीचे हमारे बंगले की पहरादारी कर रहे हैं। ओह, मैं तो डर गई थी। अब उसे अफसोस होने लगा कि एक तो गार्ड को चोर समझ बैठी और दूसरा कारम की नींद खराब कर दी। आपको बुरा लगा मैंने आपकी नींद खराब कर दी? वो पूरा अफसोस दिखाव से उसे तकने लगी। जाने करम, आपकी किसी बात का बुरा लग सकता है भला? बिल्कुल नहीं। उसने उसे मजीद खुद से करीब तर कर लिया था जिस पर वो ब्लश होकर रह गई थी। उस वक्त वो आगा कारम हुसैन के चौड़े सीने पर सर रखे उसकी पर्पल शर्ट के बटन से खेल रही थी। अकारम, आपसे एक बात कहूँ? आखिरकार वो बहुत सोचने के बाद बोल पड़ी। हूँ, कहो। अकारम, कुछ दिनों से मैं एक ख्वाब देख रही हूँ। वो उठकर बैठ गई। अकारम, एक लड़की है जो बहुत रो रही है। वो मुझसे कहती है मैं बहुत तकलीफ में हूँ और ये तकलीफ सिर्फ मैं ही दूर कर सकती हूँ। उसको बेपनाह तकलीफ से मैं ही निजात दिला सकती हूँ। कारम, मुझसे उस लड़की का रोना देखा नहीं जाता। आगा कारम हुसैन की समात मुकम्मल तौर पर उसी के लफ्ज़ों पर लगी हुई थी। वो बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वो उठकर बैठ गया। तुम जानती हो वो लड़की कौन है? कभी पहले देखा है उसे? आगा कारम हुसैन ने बड़ी अपनायत से उसका हाथ थामा था। नहीं, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उसे पहले कहीं देख चुकी हूँ। वो पुरसोच लहजे में बोली थी। आगा कारम हुसैन ने बगौर उसकी सिमत तका था और फिर वार्डरोब की जानिब गया था। दराज में से ब्लैक फाइल बरामद की और हाथ में थामे वो इजारा के पास चला आया था। फाइल खोलकर उसमें से एक तस्वीर निकाली और उसके आगे कर दी। क्या यही वो लड़की है? तस्वीर की तरफ इशारा किया। जियारा तस्वीर को एक नज़र देखने के बाद चौंक कर बोली, अरे हाँ, लेकिन अकारम, आप उसे कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता, ना तुम जानती हो, लेकिन तुम उसे ख्वाब में पहले भी एक बार देख चुकी हो। याद करो कहाँ देखा है तुमने इसे? आगा कारम हुसैन ने वो तस्वीर जियारा के हाथ में थमा दी जिस पर बड़े गौर से तक रही थी कि अचानक उसके जहन में धमाका सा हुआ था। नज़रों में वही रूह फसूम मंजर नाचने लगा था। इस मंजर के तमाम दरवा हो गए थे जो अकारम ने अपनी बेपनाह मोहब्बत से बंद कर दिए थे, भुला दिया था। वो खौफनाक जानलेवा नज़ारा जो आज फिर से उसे सब कुछ याद दिला गया था। वो दिल दहला देने वाला मंजर जिससे हर इंसान को देखने के बाद रोंगटे कांप उठते, रूह तड़प उठे। याद आया? आगा कारम हुसैन ने झुककर उसकी आंसू भरी आंखों में झांका। लम्हों में उसके चेहरे की रंगत बदली। रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया जब जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। जियारा ने हाथ में पकड़ी उस लड़की की तस्वीर खुद से झटके से अलग की और सरहद से बेड से उतरकर दूर जा खड़ी और आगा कारम हुसैन को खौफजदा नज़रों से तक रही थी। जियारा, क्या हुआ? वो उठकर उसके करीब चलाया। मैं जानता हूँ, तुम सब जानती हो, तुमने वो सब अपनी आंखों से देखा। देखो जियारा, अगर तुमने अभी भी कुछ ना बोला तो ये लड़की हमेशा तकलीफ में रहेगी। इसकी रूह को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। उसने जियारा के दोनों हाथ थाम लिए। क्या तुम नहीं चाहती इस लड़की की रूह को सुकून मिल जाए, उसे तकलीफ, उसकी अजियत ख़त्म हो जाए? वो बड़े प्यार और आराम से उसे समझा रहा था जो कि कुछ कुछ उसकी समझ में आ भी रहा था। बोलो जियारा, तुम चाहती हो ना कि ये लड़की सुकून में हो जाए? आगा कारम हुसैन की बात पर जियारा ने इस बात में गर्दन हिला दी। लेकिन अकारम, वो लोग मुझे मार देंगे। उसका खौफ था कि ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था, इसमें मज़ीद इजाफा ही हो रहा था। जियारा मेरी जान, मैंने कहा ना, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। और फिर क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
आगा कारम हुसैन ने उसका खौफ से जर चेहरा अपना चौड़ी हथेली में भर लिया, फिर जिस पर उसने हौले से इस बात में गर्दन हिला दी। मेरी बेपनाह मोहब्बत पर यकीन है ना तुम्हें जियारा? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा। वो आज उसे हर तरह से राजी कर लेना चाहता था, क्योंकि महीना ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और 2 दिन बाद जियारा की अदालत में पेशी थी। आगा कारम हुसैन ने जितनी कोशिश इस केस पर की थी, उससे कई गुना जियारा पर की, ताकि वो पहले की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, इस तरह डर डर कर नहीं। और फिर वो आगा कारम हुसैन की शरीक हयात थी। जियारा कारम इस वक्त अदालत में कटहरे में खौफजदा सहमी खड़ी थी और डीएसपी आगा कारम हुसैन कटहरे से बाहरी वर्दी में मलबूस उसके थोड़े फासले पर खड़ा था। काले कोट में वकील उसके पास आया और इससे वो सब पूछने लगा जो 23 फरवरी की शाम सैनमा के बाहर के पास उससे देखा था। बिल्कुल सामने कटहरे में बात भट्टी अफसरदा चेहरा लिए खड़ा देख रहा था। वकील ने उसके खामोश रहने पर अपना सवाल एक बार फिर दोहराया। जियारा ने खौफजदा नजरों से अपने पास खड़े आगा कारम हुसैन को देखा। वो उससे उस से उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो उसे दिल दहला देने वाले सवाल से बचा ले गई। जारा डरो नहीं, मैं हूं ना। शाबाश, बोलो, जवाब दो। वकील साहिब के सवाल का वो जानता था कि वो बहुत डरी हुई है, इसलिए मिनट मिनट पर अपने होने का यकीन दिला रहा था, हौसला दे रहा था। से जियारा की आंखों में वो मंजर एक बार फिर घूमने लगा। मैं अपने मामा मुमानी और उनके बच्चों के साथ सिनेमा फिल्म देखने गई थी। उसने अटक अटक कर बोलना शुरू कर दिया। सिनेमा से उठकर मैं बाहर आई। तो आप सैनमा से बाहर क्यों आई? जी, वो मेरी मुमानी ने भेजा था। क्यों? वो बाहर से पानी लाने। उनका बेटा रो रहा था प्यास के मारे। वो हद से ज़्यादा घबरा रही थी। उसने कटहरे के डंडे को सख्ती से पकड़ा था, यहाँ तक कि उसकी हथेलियाँ तक भीगने लगी थी। खौफ की वजह से चेहरा जर्द हो गया था, जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। फिर क्या हुआ? फिर मैं पानी लेकर सैनमा में वापस जा रही थी कि एक लड़की की चीख सुनाई दी। तो आप उस लड़की की चीख सुनकर वहां चली गई? जी, मैं वहां गई थी। फिर आपने वहां क्या देखा? मैंने एक लड़की को एक लड़की के साथ लड़ते हुए देखा। मुझे नहीं मालूम कि वो किस बात पर लड़ रहे थे। जियारा की नज़रें मुसलसल आगा कारम हुसैन पर थी, या फिर उस काले कोट में मलबूस वकील पर। आपको ऐसा क्यों लगा वो लड़ रही थी? वो जी दोनों आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे और उस लड़के ने किसी बात पर उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो आगे कहते कहते रुक गई। उसकी सांस बहुत हद तक फूल गई, जैसे बहुत दूर से मीलों का सफ़र तय करके आई हो। ओके, आगे क्या देखा आपने? वकील उसकी खामोशी पर बोल पड़ा। आगे वो वो इससे आगे बोला नहीं जा रहा था। वो रोने लगी। आगा कारम हुसैन ने उसके कपकपाते हाथ पर अपना हाथ धर लिया। जियारा ने इसका हाथ अपने दोनों लरजते कांपते हाथों की जद में दबा लिया। बोलिए मिसेस अकारम, आगे आपने क्या देखा? वकील ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि आगा कारम हुसैन ने वकील को जियारा की कंडीशन के बारे में बता दिया था। जी, आगे उसने अपने सूखे लबों को जबान से तर किया, फिर थोड़ी हिम्मत करके बोली। हाथ बसतुर उसी तरह थामे रखा था, बल्कि उस पर मजीद गिरफ्त मजबूत कर दी। उस लड़के ने गुस्से में आकर अपनी जेब से एक बड़ा सा छुरा निकाला था और फिर उस लड़की की गर्दन पर फेर दिया, जिससे उसकी आधी गर्दन कटकर एक साइड लटक गई थी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू की रवानी आ गई और फिर उसके जिस्म से एक हाथ और एक पैर अलग कर दिया। बोलकर उसने अपना सर आगा कारम हुसैन के पकड़े हाथ पर धर दिया और हिचकियों से रोने लगी। इतनी बुरी मौत किसी लड़की की सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स रोंगटे खड़े हो गए थे। जब ये सुनकर ही उनकी रूह कांप उठी। तो हकीकत में ये मौत, इतनी भयानक मौत देखने के बाद तो किसी कमज़ोर दिल के हवासे गुम कर दिए थे। कुछ लम्हों तक तो हर शख्स सन्नाटे में ही रह गया। बिल्कुल खामोशी हो गई, यहाँ तक कि टाइपर की तेज़ चलती उंगलियां भी लम्हे भर के लिए साकत रह गईं। और उस खामोशी में अगर कोई आवाज़ थी तो सिर्फ इजारिया की हिचकियों की, जो चारों तरफ गूंज रही थी। वकील एक गहरी सांस खारिज करता हुआ जारा की सिमत आया था। तो मिसेस अकारम हुसैन, आपने उस लड़की का जिस लड़के को इतनी बेरहमी से कत्ल करते देखा, तो क्या ये शख्स वही है? वकील ने दूसरे कटहरे में खड़े बात भट्टी की तरफ इशारा किया। जारा ने अपना चेहरा उठाया था, नजरें सामने खड़े उस शख्स को देखते हुए टिकी थी। अदालत में मौजूद ये तीसरा शख्स था जिसे जारा ने नजर उठाकर देखा था। इसकी तो जान ही निकल गई थी। उसे लगा जैसे वो अभी फना हो जाएगी, अभी उसके जिस्म से फुर्ती से रूह परवास कर जाएगी। उससे मजबूती से आगा कारम हुसैन के हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। कहिए मिसेस अकारम हुसैन, क्या ये वही शख्स है? जी हाँ अकारम, ये मुझे मार देगा। अकारम, ये मुझे भी मार देगा। वो बड़ी फुर्ती से कटहरे से बाहर निकली थी और सीधा जाकर आगा अकारम हुसैन के अंदर समा गई। अपना आप उसने वहाँ मौजूद हर शख्स के से छुपाने की कोशिश की।
वकील ने आगे उससे कुछ पूछना गैर मुनासिब ही समझा, इसलिए वहाँ से हटता चला गया। देखा जज साहब, आपने कितना बेरहम और जाबिर सिर्फ इंसान है ये, जिससे ये भी ना सोचा जिसका वो कत्ल करा, जिस बेरहमी से उसे मारा वो एक लड़की थी, एक कमज़ोर नाजुक बेबस लड़की। वो सिर्फ इस बात पर इस इंसान का इस बेरहमी से कत्ल कर डाला कि उस लड़की ने उसकी हवस का शिकार होने से खुद को मना कर दिया था, जिससे उसके जल्लाद बेरहम इंसान के आगे अपना सर झुकाने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात पर उस मासूम का इतनी बेरहमी से कत्ल। वकील ने सर झुकाई बाद भट्टी को घूर कर देखा, और जब मिसेज कारम हुसैन उसे कत्ल करते देखा तो उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया। उनके घर जाकर उन पर तशद्दुद करवाया गया और एक धमकियां दी गई, जो कि डीएसपी आगा कारम हुसैन उन्हें ना संभाल लेते तो मिसेज अजियारा की या तो अब तक मौत हो चुकी या फिर जिंदा रहने के काबिल ही ना छोड़ा होता। जज साहब, ये शख्स के ठहरे में खड़ा इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है। सिर्फ रहमानिया इब्राहिम का नहीं, उस मासूम लड़की मिस जियारा का भी कातिल है। इसे तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि मौत की तमन्ना करते हुए भी मौत उससे दूर रहे, ज़िंदगी हद दर्जा तंग हो जाए। वकील बोल चुका था, वापस अपनी सीट पर आ बैठा। फैसला जज का था और अदालत पर मौजूद हर शख्स की निगाहों में बात भट्टी के लिए हद दर्जा नफरत ही सिवाय उसके बाप राफेल भट्टी के। बस यही चल रहा था वहां पर बैठे लोगों का कि अगर ये हैवान उसके हाथ लग जाए तो क्या ना कर डाले उसके साथ। ऐसी सज़ा देंगे कि लोगों के लिए ताउम्र इबरत बन जाए। मगर वो सब सामने ऊंची मसरत पर बैठे जज के फैसले के मुंतज़िर थे। मुलजिम आबाद भट्टी वल्द राफेल भट्टी एक संगीन गुनाह करने की सज़ा के हकदार है। उन्होंने ना सिर्फ रहमान इब्राहिम को बेरहमी से कत्ल किया बल्कि इजारा के साथ भी नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की। इसलिए अदालत इबाद भट्टी को यकम सुनाते के जुर्माने के तौर पर 25,000 भरे और इबाद भट्टी को 15 दिन तक काल कोठरी में 24 घंटे तक नज़रबंद रखा जाए और फिर वहाँ से निकालने के बाद 1 माह तक हिरासत में रखा जाए और उसके बाद दफ़ा 420 के तहत फांसी की सज़ा दे दी जाए। उसके अलावा उस काम में और भी जो लोग इन्वॉल्व थे जैसे इंस्पेक्टर फरहान, तो उन्हें सस्पेंड करने के साथ साथ 7 साल की सज़ा दी जाती है। और पुलिस को ऑर्डर है कि मिस अचियारा केस में इन पर जिससे भी मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की उसे फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। जज अपना फैसला सुना चुके थे। बहुत बड़े और मशहूर सनतकार हैं ना आप, बहुत असर और रसूख रखते हैं आप, बहुत दौलत है आपके पास, लेकिन ये आज आपके बेटे के बिल्कुल काम नहीं है। आज ये सब बेकार। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि ये इतनी कड़ी सज़ा सुनाएगी, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आप जैसा शख्स मेरा बाप है, जिससे मेरी तरबियत ही ऐसी की। काश कि आप जैसे रईस बाप अपने बेटों को मामूली सी गलती पर भी टोक सकते, उसे डांट सकते, उनके लिए किए की सज़ा उन्हें दे सकते, तो आज उनका ये हाल ना होता जो इस वक्त मेरा है। बात भट्टी कहकर रुका नहीं जा रहा था। उसकी चाल में किसी हारे हुए जवारी की लड़खड़ाहट थी, जिसे राफेल भट्टी ने बड़े अफसरदा अंदाज में देखा। डीएसपी आगा कारम हुसैन ये केस जीत गया था। आजकल वो अखबारों की सुर्खियों की जीनत बना हुआ था। उसका ओहदा बढ़ गया और उसने वापस अपना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद के सरसब शहर में करा लिया। वैसे भी अब वो जियारों को कराची शहर में नहीं रखना चाहता था। इस्लामाबाद के हुसैन वाला में उसका शानदार इस्तकबाल किया था। मिसेस शाहाम हुसैन बहुत गर्मजोशी से उसे गले लगाया और उसे दिल से खुशामदीद किया कहा था और उसे ढेरों ढेर दुआओं और प्यार से नवाजा था। आज जियारा और अकारम की शादी को 10 साल का अरसा हो गया था। इस दौरान उनके 5 बच्चों ने जन्म लिया था, जिनमें आगा कारम हुसैन की जान थी। वो उनसे और इजारा से बेहद प्यार करता था। इजारा ने खुद को मेंटेन कर लिया था, मिसेस शाहाम के साथ सोशल वर्क का एक हिस्सा बन गई थी। क्यों भाई मिसेस आकारम कहाँ जाने की तैयारी है? आगा कारम हुसैन कंप्यूटर पर बैठा आंखों पर आई ग्लासेस लगाए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। जब भी उसकी नज़र ड्रेसिंग रूम से निकलती पर्पल जॉर्जेट की हल्के गोल्डन काम वाली साड़ी बांधे जारा कारम पर पड़ी थी, जिसके चेहरे पर हल्के लाइट से मेकअप ने बहुत खुशगवार गवारियत पैदा कर दी थी। हम रंग ज्वेलरी में बहुत हसीन खूबसूरत लग रही थी। साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती वो आगा कारम हुसैन के पास रखी दूसरी चेयर पर टिक गई। वो आज मिसेस नाइल शहरीना ने पार्टी रखी है, वहीं जा रही थी। बड़ी सहूलत से उसे देखकर जवाब आया दिया था। आगा कारम हुसैन ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया और अपना रुख इजारा की सिमत कर लिया। उसने इजारा का ऊपर से नीचे तक बड़ी खूबसूरती से जायजा लिया था। एक काम करो, आज मत जाओ, लहजा काफ़ी पुरशोखी लिए हुए था, जिस पर इजारा मुस्कुरा दी। उसी वक्त उसका मोबाइल चीख पड़ा। लो तुम्हारी ये मशीन बोल पड़ी। उसने जियारा के हाथ में पकड़े मोबाइल सेल की तरफ इशारा किया। जियारा ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा था और फिर ओके का बटन पुश कर दिया। उसने आने से माजरत कर ली थी। आप अभी तक भूले नहीं ये बात? जियारा मोबाइल साइड मेज़ पर रखा था। अरे वाह, क्यों भूल जाऊँ, ये तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग यादें हैं, जैसे कि ये मशीन साहब जी। और वो क्या था? आगा कारम हुसैन ने जहन पर जोर डालने की शानदार एक्टिंग की थी। हाँ, मामा के पास जाना है। आगा कारम हुसैन खुद ही कहकर खुद ही हंसने लगा। अकारम, इजारा ने उसको टोका था। हूँ अकारम नहीं, अकारम, एक बार फिर उसे छेड़ा था, जिस पर इजारा उसके शाने पर ज़बरदस्त मुक्का जड़ा था। आगा कारम हुसैन की हंसी कहके में बदल गई। मम्मी पापा हम अंदर आ जाएं, दरवाजे से झांकते सब बच्चों ने कोर्स में कहा था। अरे मेरे बच्चों, मेरे जिगर की टुकड़ों, भाग कर आओ। आगा कारम हुसैन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बच्चे दौड़कर उसके पास आए थे। वो सब बच्चों समेत बेड पर आ लेटा।
सबसे छोटी 2 साला नबीहा उसके सीने पर बैठी थी और बाकी चारों दाएं बाएं उससे लगे लिपटे थे। ज़ारा इस मंजर को देखते हुए सरशारी से मुस्कुरा दी। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल खूबसूरत हो गई थी। वो ख़ुद भी उठकर बच्चों और करम के पास आ बैठी। उनकी हंसी, उनकी किलकारियाँ, शरारतें, बातें सुन सुनकर दोनों ही उन्हीं बच्चों का साथ दे रहे थे। इसके साथ ही ये मर्डर बेस्ड नावल, रोमांटिक नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे यकीन है आपको ये नावल डिफरेंट लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये नावल कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।